अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आज आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हर बच्चा चाहता है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए। तो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है दरअसल दो चीज़ों के सीखने के बाद आती है। एक तो होती ग्रामर और दूसरी अल्फाज मायने। यानी जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स मीनिंग आएंगे इतने ही ज़्यादा आप माहिर हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में, और फिर आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा, मैं कुछ आपको सबसे पहले इसकी बेसिकल चीज़ें बताऊंगा, तो फिर आप बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर हो सकते हैं। तो आज मैं ग्रामर आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ में जो अल्फाज मायने होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ टेंसेज वगैरह कराऊंगा। तो आप अपने उनको थोड़ा थोड़ा याद करते रहिएगा। बस जितने ज़्यादा आप वर्ड्स मीनिंग याद कर लेंगे इतने ज़्यादा आप महारत के साथ सीख सकते हैं। ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि ग्रामर सीखने के लिए सबसे लाजमी तौर पर जो बेसिकल एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो क्या होती है, वर्ब की फॉर्में होती हैं। 3 फॉर्म आप वर्ब पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे गो वेंट गॉन है, ईट एट ईटिन है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये वर्ब की फॉर्में आपको लाजमी तौर पर याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बेसिकल चीज़ है। अगर आपको वर्ब की फॉर्में नहीं आएंगी तो आप कभी भी ना टेंसेस कर सकते हैं, ना ही आपकी समझ में एक्टिव पैसिव आएगी, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है, और ना ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है। हर चीज़ के अंदर आपको वर्ब की फॉर्में यूज़ करनी पड़ती हैं। और वैसे भी आपके जो कोर्सेज होते हैं, आपके ग्रामेटिकल सेक्शन आते हैं आपकी क्लासेस के अंदर, चाहे वो 9th क्लास के हों, 10th क्लास के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, या BCom के हों, सबके अंदर ग्रामर तो लाजमी तौर पर ऐड होती है ना, आपको तो पता है। तो जितने ज़्यादा आप उसमें माहिर हो जाएंगे इतने ज़्यादा आप अपने पेपर भी अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको महारत हो जाएगी, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, तो आपको खुद ब खुद इंग्लिश लैंग्वेज आती चली जाएगी। ठीक है। तो मैं आज आपको ग्रामर शुरू करा रहा हूँ, तो आप तवज्जो के साथ मेरे लेक्चर को वॉच करें और इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आपको बेसिकल चीज़ों से स्टार्ट करा रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट करा रहा हूँ। बेटा, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश हो या उर्दू या फ़ारसी हो या अरबी, कोई भी ज़बान हो, सबकी स्टार्ट जो होती है अलिफ बे ते से उर्दू में, इंग्लिश में ABCD से होती है। ये तो आप जानते ही ना। तो मैं आपको A से शुरू करा रहा हूँ। समझ लें कि बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से बच्चे तो माशाल्लाह जानते हैं सब कुछ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनके लिए भी आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ मुख्तसर तौर पे बताऊँगा, मैं आपको लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा इसके लिए। ठीक है। तो चुनाचे बेसिकल चीज़ के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले उर्दू में तो अलिफ बे ते से होता है, इंग्लिश में ABCD होती है। तो इसको कहा जाता है लेटर्स। तो लेटर्स जो होते हैं, आप पढ़े हुए आपने A से लेकर Z तक, ये सबसे पहली चीज़ कहलाती है इसके अंदर, ग्रामर के अंदर, लेटर। LETTER, लेटर्स। लेटर्स ख़त नहीं है बच्चों, ये लेटर माने ख़त नहीं है, लेटर माने हरूफ हैं ये। ठीक है। लेटर माने हरूफ कहलाते हैं। तो चुनाचे A से लेकर Z तक आपको तो पता है, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। ठीक है। अभी लेटर्स जो होते हैं दरअसल बच्चों, भले वो स्मॉल हो भले वो कैपिटल हो, ठीक है, 2 तरीके के लेटर्स होते हैं। भले वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो ये 2 तरीके के होते हैं। पहला लेटर जो कहलाता है बेटा, वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर A मैं लिख रहा हूँ, मैं बेसिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ शुरू से। वॉवेल जो होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये वॉवेल कहलाते हैं। ठीक है। ये कितने को गिनती करिएगा ज़रा। सर ये 5 हो गए। तो बेटे 5 टोटल होते हैं 26। 26 में से 5 निकाल दें, कितने बचेंगे सर, 21 बचेंगे। 21 कहलाते हैं कंसोनेंट। क्या कहलाते हैं इनको, कंसोनेंट कहते हैं। ये कंसोनेंट कहलाएंगे आपके लिए। तो आपको मैंने लेटर्स को, जितने लेटर्स हैं ना A से लेकर Z तक, उनको मैंने तब्दील कर दिया 2 कैटेगरी के अंदर, कंसोनेंट्स। ठीक है। अब कंसोनेंट लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बाकी जो बचेंगे ना ABCD से लेकर Z तक में, A E I O
AEIOU माइनस कर देंगे हम, तो जो बाकी बचेगा वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो ये तो होगा आपका लेटर। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि लेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है हमारे पास, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज द वर्ड? वर्ड, ठीक है, वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है दरअसल बेटा कम्बिनेशन ऑफ द लेटर होता है। कम्बिनेशन ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी वर्ड माने लफ्ज़, उर्दू में लफ्ज़ कहेंगे ना उसको। वर्ड कैसे होता है? अगर मुख्तलिफ लेटर्स को मिला दिया जाए और उसके कोई मायने भी हों, ठीक है, उसके कोई मीनिंग भी निकल रहे हों, तो उसको कहते हैं वर्ड, उसको कहते हैं वर्ड। मिसाल के तौर पर जैसे आप जानते हैं एक लेटर है बी, एक लेटर है वो ओ, और एक है वाई। बॉय, बॉय माने लड़का होता है ना, ये एक लफ्ज़ बन गया आपके लिए। ठीक है, ये एक लफ्ज़ बन गया। तो जहाँ से वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ द लेटर इज कॉल्ड, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड, उसको वर्ड कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया? वर्ड बहुत से आपने पढ़े, वर्ड्स मीनिंग पढ़े हैं ना आपने इतने ढेर। ठीक है, जैसे मिसाल में बॉय हो गया, गर्ल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, ये सब वर्ड है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स। देखिए लेटर 3 तरह के इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एलिफेंट है, ELEPHANT। देखिए ELEPHANT, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कई तरह के लेटर इस्तेमाल किए तो एलिफेंट आ गया। ठीक है, एलिफेंट आया, देखिए कोई मायने भी है, इसके मीनिंग भी निकलते हैं। एलिफेंट कहते हैं हाथी को, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह एप्पल हो गया, इसी तरह ऑरेंज हो गया, बुक हो गया, ये सब के सब लफ्ज़ कहलाते हैं। आगे समझ में? तीसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है बेटा? सेंटेंस कहलाता है कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड। अब कम्बिनेशन कंबाइन कर दिया जाए मुख्तलिफ वर्ड्स को, तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपकी? मुख्तलिफ वर्ड्स को आप कंबाइन कर दें तो उसको कहते हैं सेंटेंस। अभी सेंटेंस जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है लाजमी तौर पर। तो सेंटेंस कोई सा भी बनेगा, तो सेंटेंस कोई सा भी बने उसके अंदर लाजमी तौर पर जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो 3, ठीक है, बेसिस होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों इसके अंदर सब्जेक्ट। क्या कहलाती हो? सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर वर्ब, और तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस ऐसे यानी कि कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स को कहते हैं जिसके कोई मायने भी आए। ठीक है, अगर कोई मायने पैदा नहीं होंगे तो बेटा वो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, फ्रेज की यहाँ पर हम अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे, सेंटेंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर लाजमी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ज़रा इनकी भी मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। बेटा इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर आपको उसकी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जुमला बना रहा हूँ कि आई ईट द फूड। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, आई ईट द फूड। अब देखें इसके अंदर आई जो है और ईट जो है, सबसे पहले तो हम आई का जिक्र करेंगे, फिर ईट का करेंगे, और ये फिर द फूड। ये 3 चीज़ें आ गई। देखें सब्जेक्ट कहते हैं वर्क करने वाले को, काम करने वाले को। सब्जेक्ट इज़ द वर्कर होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि खाना कौन खा रहा है, बताएं कौन खा रहा है? तो इस जुमले के हिसाब से तो मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, आई एम द वर्कर हूँ भाई, मैं तो वर्कर हो गया। एक तरह से मैं काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ? खाने का। ठीक है, खाना खाने का काम कर रहा हूँ ना मैं, तो चुनाचे आई तो हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट। अब सेकंड जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वर्ब लिखा हुआ है, तो ये ईट जो है इसके अंदर वर्ब आ गया, और ऑब्जेक्ट द फूड आ गया। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम की नोयत, जो भी आप फंक्शन अंजाम दे रहे हैं उसकी नोयत क्या है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप?
ठीक है, वो वर्ब कहलाता है। जैसे वर्ब की वहाँ मैं आपको याद होंगी थोड़ी बहुत। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस चीज़ के ऊपर काम होता है, जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, फंक्शन किया जाए, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला होता है। वर्ब किसे कहते हैं? काम की नोयत को कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम हो। ठीक है, तो जुमले के अंदर आप देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें पूरी मुकम्मल है। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो चुनाचे आई सब्जेक्ट हो गया, ईट इसके अंदर हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर द फूड हो गया। एक और जुमला देख लेते हैं। यू फॉलो मी, तुम मेरा पीछा करते हो। ठीक है, अब यहाँ हो गया सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट हो जाएगा जो सबसे पहले होता है। सब्जेक्ट हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग में इस्तेमाल जो लफ्ज़ किया जाता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट इसके अंदर यू है। ठीक है, यू। यह आ गया जनाब आपका वर्ब फॉलो, और मी आ गया इसके अंदर ऑब्जेक्ट। यानी यू जो काम करने वाला है, पीछा कौन कर रहा है? यू, तुम या आप। क्या काम कर रहे हैं आप? पीछा कर रहे हैं। किसका? मेरा। तो मी हो गया इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो चुनाचे सेंटेंस जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन। अब हम आते टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। टाइप्स ऑफ, मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता रहा हूँ, पूरी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको, अभी हम टेंसेज स्टार्ट कराएंगे तो आपको पहले से सब कुछ थोड़ा बहुत आती हो, तमाम बेसिकल चीज़ें ये टाइप्स। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कराते हैं आपको। यूँ तो स्टूडेंट सेंटेंसेस की कई इकसाम होती है, लेकिन मैं आपको जो ख़ास तौर पर यूज़ होंगी ना वो आपको बता रहा हूँ। तो पहली टाइप कहलाती है बेटा सेंटेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको असर्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असर्टिव। मैं दोनों नाम लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। AFFERMATIVE एफर्मेटिव, या ASSERTIVE असर्टिव। ठीक है, ये दो नाम है। तो एफर्मेटिव या असर्टिव किसे कहते हैं? एफर्मेटिव जुमले वो कहलाते हैं जिसमें ना तो इनकार हो और ना ही इस्तिफहाम यानी सवाल हो। ठीक है, ना कोई हैरत अंगेज़ या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पाई जाए, तो उसको कहते हैं एफर्मेटिव। यानी उर्दू में इसको कहते हैं बयानिया जुमला। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं बयानिया जुमला। एफर्मेटिव किसी जो कहते हैं? एफर्मेटिव वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें ना तो कोई सवाल पाया जाए और ना ही इनकार पाया जाए। ठीक है, ना और ना ही कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाए। ठीक है, तो चुनाचे इसको एफर्मेटिव जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर यू, मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ आपको। यू गो टू द मार्केट, आप मार्केट जाते हैं। ठीक है, ना तो इसके अंदर कोई सवालिया निशान आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन नज़र आ रहा है और ना ही इनके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है आपको कहीं भी, और ना ही इसके अंदर नॉट या डू नॉट या डज नॉट वगैरह लिखा हुआ है कहीं भी नहीं ना, तो इसको कहते हैं एफर्मेटिव। मैं आपको बाद में फिक्र नहीं करें, बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, आपको पक्का कर दूंगा बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मैं आपको शॉर्टली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको बाद में खूब इसकी एग्जाम्पल दूंगा, फिक्र नहीं करें। तो बेटा ये तो हो गया एफर्मेटिव। नंबर सेकंड जो टाइप कहलाती है वो कहलाती है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसके अंदर लाजमी तौर पर इनकार पाया जाए। ठीक है, यानी मनफी अंदाज पाया जाए, यानी किसी चीज़ से इनकार किया जा रहा हो, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें लाजमी तौर पर इंग्लिश में तो नॉट का लफ्ज़ या डू नॉट का या डज नॉट का लफ्ज़ आ जाएगा, और उसके मायने क्या होते हैं? इसमें किसी काम से इनकार किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट गोइंग, आपने देखा इसमें नॉट आ गया। अभी हमने जो है आपको जुमला बताया था यू गो टू द मार्केट। ठीक है, अब मैंने जुमला चेंज करके दिखा दिया, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, आई एम नॉट, मैं गोइंग, मैं नहीं जा रहा।
ठीक है, आगे और भी प्रेसिडेंट आ सकता है, वो मैंने लिख नहीं रहा मैं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये नॉट का जो लफ्ज़ आया है ये दरअसल क्या की सिंबल है, ये है निगेटिव की। नॉट का लफ्ज़ लाजमी तौर पर आएगा आपके इसके अंदर। ठीक है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसके अंदर इनकार पाया जाए, इनकार का लफ्ज़ पाया जाए, नॉट का लफ्ज़ पाया जाए, उसको कहते हैं निगेटिव। तीसरी किस्म है इसकी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें लाजमी तौर पर सवालिया अंदाज पाया जाए। ठीक है, सवालिया अंदाज पाया जाए उनको, और हर सेंटेंस के लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी नजर आए, यानी सवालिया निशान। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चुनाचे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें आपको सवालिया अंदाज पाया जाए और इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आपको नज़र आ जाए, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुमला देख लेते हैं हम। कैन यू गो, मैं छोटे छोटे जुमले करा रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको। कैन यू गो और आखिर में लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, यानी इंट्रोगेशन का मैंने आपको निशान भी लगा दिया इसके अंदर, क्वेश्चन मार्क। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो या क्या आप जा सकते हैं। देखिए सवाल ये मैंने हेल्पिंग को शुरू में कर दिया, तो ये जुमला हो गया आपका कौन सा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अच्छा ये इंट्रोगेटिव बेटा दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक कहलाते हैं छोटे सवालिया और एक होते हैं बड़े सवालिया। ये जो आप देख रहे हैं कि कैन वगैरह हेल्पिंग वर्ब से कोई जुमला स्टार्ट हो रहा हो तो वो तो छोटे सवालिया कहलाएंगे, अभी आपको बाद में मैं मज़ीद तफसील से बताऊँगा। ठीक है, अगर जुमला किसी हेल्पिंग वर्ब या डू या डैज या डिड से शुरू हो रहा हो तो उसको कहते हैं छोटे सवालिया। ठीक है, उसका जवाब जो आएगा क्या आएगा, यस या नो में आता है। तफसीली काम हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो किस्में होती है ना, मैंने आपको बताया। पहले छोटे सवालिया, छोटे सवालिया की पहचान क्या बताई जा रही है कि जुमले के शुरू में या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, या डू डैश या डिड का लफ्ज़ मैं नोट लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें, याद कर लें। या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा शुरू में, कॉमा, ठीक है, डू डज या डिड, ये कहलाते हैं छोटे सवालिया। ठीक है, छोटे सवालिया, इनका आंसर जो आएगा यस या नो में आता है। मिसाल के तौर पर डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में यस या नो में तो जवाब देगा, नहीं मैं आपको नहीं जानता या मैं आपको जानता हूँ, ये कहेगा ना भाई, यस या नो में आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, जबकि इंट्रोगेटिव का जो सेकंड पार्ट है ना वो कहलाते हैं बड़े सवालिया। तो बड़े सवालिया की पहचान क्या होती है? बड़े सवालिया में आप देखेंगे कि उसमें कुछ लफ्ज़ आते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, इसकी मिसालें ऐसी हैं बड़े सवालिया की, व्हाट इज़ योर नेम। अब आप ये सवाल देख रहे हैं, ये जुमला मैंने लिखा है आपके सामने, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो मैं जिस शख्स से भी ये पूछूंगा ना तो वो मुझे अपना नाम बताएगा, यस या नो में जवाब नहीं देगा मुझे वो। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो सामने वाला पर्सन जो है ना मुझे आंसर देगा कि माई नेम इज़, ठीक है, डैश, जो भी कह सकता है वो। एक और लफ्ज़ है हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, क्या हाल चाल है आपके, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका भी आंसर मेरे को मिलेगा, जवाब आएगा मेरे पास। तो चुनाचे वो लफ्ज़ जिसमें WH फॉर्म वाले अल्फाज पाए जाए उनको कहते हैं बड़े सवालिया। वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे वाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया और वैन हो गया। ये अल्फाज मैंने आपके सामने लिख दिए चंद एक। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, ये बड़े सवालिया की पहचान है। और छोटे सवालिया की पहचान मैंने आपको पीछे बता दी कि डू डज या डिड शुरू में लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे जनाब 3 नंबर के इंट्रोगेटिव। चौथे नंबर पे आता है इम्परेटिव।
इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में बेटा 3 तरह के कम से कम जुमले आपको मिलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। पहले तो मिलेगा आपको हुक्मिया यानी ऑर्डर वाला, यानी ऑर्डर वाले, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा वाला आपको मिलेगा रिक्वेस्ट वाला, यानी प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल उसको अंदर होता है, रिक्वेस्ट वाला, ठीक है, रिक्वेस्ट। और तीसरी तरह का आपको जुमला मिलेगा उसके अंदर एडवाइस वाला, यानी नसीहत वाला, ठीक है, एडवाइस वाला। तो ये कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। एक बात याद रहे कि इनके अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो। तो मिसाल के तौर पर इसकी मिसालें कुछ ऐसी हैं ऑर्डर वाले जुमले की। ये अब जुमले को दे तो मैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यह आ गया आपका हुक्मी जुमला। इसका मतलब ये दरवाज़ा खोलो, ठीक है, दरवाज़ा खोलो। अभी हुक्म तो दिया जाएगा, सामने वाले को दिया जाएगा ना, इसलिए ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर सब्जेक्ट लगाने की हमें, ठीक है। ओपन द डोर, ये आ गया हुक्मी जुमला। अगर मैं इसके साथ प्लीज़ लिख दूँ, प्लीज़ ओपन द डोर, मेहरबानी कर, यानी प्लीज़ का अगर लिख दूँ तो रिक्वेस्ट वाला आ जाएगा हमारे पास, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलें, ये मायने हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें एडवाइस वाले भी जुमले होते हैं। उसके अंदर जो द टीचर एडवाइस मी, द टीचर एडवाइस मी टू टेल ए लाई, टू टेल आ ट्रूथ, ठीक है, TRUTH, ट्रूथ। टीचर ने मुझको एडवाइस की कि वो हम सच बोलने की, ठीक है। तो चुना चाहे एडवाइस वाले जुमले हों या रिक्वेस्ट वाले जुमले हों या ऑर्डर वाले, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये काम हो गया हमारा। अच्छा, 5वें किस्म और कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपको टेंसेस के जुमले कराऊंगा तो उसके अंदर मिक्स करूंगा। वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर इनकार भी हो, यानी नेगेटिव सवाल भी हो, यानी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स हो जाए उसके अंदर, तो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे एक जुमला है हमारे पास, उर्दू में भी लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? देखिए क्यों भी आ गया इसके अंदर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई, और नहीं भी आ गया इसके अंदर, तो यहाँ जुमला बन जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ले भाई, हो गया जुमला। ये है कंपाउंड। कंपाउंड जुमला किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें आपको सवालिया लफ्ज़ भी मिल जाए और नॉट का लफ्ज़ भी मिल जाए। ठीक है, ये अलग बात है कि इसका स्ट्रक्चर जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये नॉट क्यों आया इस तरह और ये वाई पहले क्यों आ गई, ये बात की बात है। अभी तो फिलहाल आप टाइप्स सीख रहे हैं ना। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसके अंदर सवाल भी मौजूद हो, सवाल है, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आपको नज़र आ रहा है और साथ में नॉट का लफ्ज़ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो बेटा हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, एक चीज़ और आप देख लें इसके अंदर, थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँ आज के लेक्चर में, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ इस बात की कि प्लीज़ आप लोग जो है ना ये तमाम बातें ज़हन नशीन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको बड़ी मसले मसाइल से आप बच जाएंगे आगे जाकर। ठीक है, तमाम चीज़ें याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे बच्चे आप कर लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से था अब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा अगला पॉइंट आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब दरअसल वो वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं उसकी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हेल्पिंग वर्ब सब बच्चों को पता भी होंगे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इज़, एम, आर। ठीक है, इज़, एम, आर, ये तो हो गए प्रेजेंट के। वाज, WAS वाज, और WERE वर, वाज वर। शैल, विल। हैज़, हैव, हैड,
कैन, ये आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर याद कर सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन। ठीक है, आप ये याद कर लेंगे तो देखिए आपके बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। मैंने आपको एक रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो जुमला क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो जुमला निगेटिव बन सकता है। बड़े काम में आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चुनाचे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको ये याद करना पड़ेंगे। अब आखिरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पर्सन्स। ठीक है, इसके अंदर आखिरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पर्सन, फिर मेरा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। अब पर्सन जो है उसके लिए हम क्या करें, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। देयर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 3 पर्सन्स। पर्सन के बारे में तो थोड़ी तफसील सुन लें आप। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ले जी, पर्सन होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है भाई? फर्स्ट पर्सन पहले तो पता होना चाहिए होते क्या चीज़ें। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बेटा स्पीकर को, जो बात करने वाला होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग जो है क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुन कौन रहा है सामने बैठा हुआ? आप सुन रहे हैं ना, आप सेकंड पर्सन हो गए। मैं किस मौजू पर बात कर रहा हूँ? इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर थर्ड पर्सन हो गई बस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहते हैं बात करने वाले को, सेकंड पर्सन कहते हैं सुनने वाले को, और थर्ड पर्सन जिसके मुताल्लिक बात की जाए। बस ये है इसका डेफिनेशन। फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज़ द लिजनर। ठीक है, और जिसके मुताल्लिक बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा जानदार होंगे, और थर्ड पर्सन में जानदार भी हो सकता है, बेजान भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों, क्योंकि बात करने वाला और बात सुनने वाला तो जानदार होंगे ना। ठीक है, मैं और आप तो जानदार है ना। जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है वो तो जानदार भी हो सकता है, बेजान भी हो सकता है। इंग्लिश के मुतालिक हम बातचीत कर रहे हैं, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो तो बेजान चीज़ है। ठीक है, अगर हम किसी शख्सियत के मुतालिक, भले वो किसी वज़ीर आज़म के बारे में, या किसी बच्चे के बारे में, या किसी बच्ची के बारे में, किसी मास्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो बेटा जानदार है ना। ठीक है ना, तो चुनाचे थर्ड पर्सन में जानदार भी हो सकता है और बेजान भी। अब ये कौन कौन से होते हैं अब वो मैं आपको बताने लगा। फर्स्ट पर्सन में बेटा आई होता है, याद रखिए जुमला जब भी इनसे स्टार्ट होगा फर्स्ट पर्सन वाले कहलाएंगे। आई, माई और मी, ये 3 अल्फाज तो हो गए फर्स्ट पर्सन के तौर पर सिंगल नाम के लिए। ठीक है, और जमा नाम के लिए वी, आवर, अस, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन के आपके वर्ड्स आ गए। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है और कुछ भी नहीं होता, यू। ठीक है, यू माने आप, और इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है THO, यू, दाओ। दाव माने होता है जैसे हम लोग आजकल की ज़माने उर्दू ज़बान में तू तड़ाक से बात करते हैं ना, तू किधर जा रहा है, वो है ना, तूने काम कर लिया निकल लिया, उसको तू को दाव कहते हैं। तो यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होता ना, तो सुना चाहिए यहाँ पर ओनली 1 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यू, और यू से बनता है बेटा योर, यू, योर, बस ये 2 अल्फाज होते हैं इसके अंदर, यू, योर। दाव माने तो मैंने आपको बता दिया मालूमात के लिए, दाव माने होता है तू। अच्छा, थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है भाई? ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट बेजान चीज़ के लिए, और आल सिंगुलर नेम, आल सिंगुलर नेम। ठीक है, आल सिंगुलर नेम। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बेटा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जमा नाम भी होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे दे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं दरअसल इन दोनों के साथ कर लेते हैं, लेकिन होता वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, दे माने वो लोग, ठीक है, ना मैं हूँ ना आप हैं, वो लोग हैं, तो वो तो थर्ड पर्सन है ना। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है अभी हम आपको जब सेंटेंसेस कराएंगे ना तो फिर आपका इस्तेमाल बताएंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा। तो सिंगल नाम हो या जमा नाम हो, सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। लेकिन जमा नाम का जो दे का या आल बॉयज़ का है, आल गर्ल्स का है, आल टीचर्स का है,
ठीक है, जितने भी जमा नाम होंगे वो सब के सब उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट और सेकंड पर्सन की तरह किया जाता है। ठीक है, वो बात की बात है, हम आपको बात बताएंगे। फिलहाल तो आपको ये बता दिया गया, ये जो आपको काम बताया गया आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको एक शुरू की। ठीक है, इंशाल्लाह अब मेरी जो अगली क्लास आएगी उसमें शुरू कराने वाला हूँ आपको टेंसेस। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको वीडियो जो अपलोड करूँगा उसके अंदर आपको टेंसेस शुरू हो जाएंगे। तफसील भी आपको नेक्स्ट टाइम ही बता दी जाएगी कि आप तो वैसे भी जानते हैं 12 टेंसेस होते हैं, तो मेरा फर्स्ट टेंस शुरू हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे टेंसेस की बातचीत शुरू हो जाएगी। या आप मेहरबानी करके सारा को याद कर लीजिएगा तमाम चीज़ें, क्योंकि अभी देखें टेंसेस में आएंगी सभी चीज़ें, तो आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें बेसिकल चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जैसे पर्सन हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, तमाम चीज़ें आप ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह ग्रामर समझ में आएगी। और जब ग्रामर समझ में आ जाएगी, अल्फाज माने आपके पास ज़ख़ीरे के तौर पर जमा होते चले जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा एक दिन हाई फाई अंदाज में आप अंग्रेज़ी बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं ज़बान ये। ठीक है, बस बेसिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी बात ये, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब के बाद दिख रहा है आपको मेरी वीडियो इंग्लिश ग्रामर की मिलती रहेंगी, तो आप इसको बड़ी तवज्जो के साथ, लगन के साथ वॉच कीजिएगा और आगे भी प्रमोट कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।